Hello everyone, welcome to Y Academy. Today I am here to discuss answer key and solutions of Sahu screening test. So let us discuss from the first question. Question number 31. So read the question number 31. Ray of light strikes a surface of plane mirror as shown in figure. So here is a plane mirror and this is the incident ray. Okay, प्लेन मिरर है और ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप देखो, अगर ये मिरर नहीं होता तो इसका पाथ कैसा होता? इन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन ये मिरर है तो क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख पा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो जिस पाथ में वो आया था उसी पाथ में वो रिट्रेस हो जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यही होगा रिफ्लेक्ट। तो उसका एक्चुअल पाथ ये है और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री, एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आएगा दैट इज 3, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ एंड द रिफ्लेक्टेड पाथ। एक्चुअल पाथ ऐसा है इस डायरेक्शन में और रिफ्लेक्टेड पाथ इस डायरेक्शन में, एंगल है 180 डिग्री। सो आंसर इज 3। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। When light rays from the sun falls on a convex lens, so this is my convex lens along a direction parallel to its axis, parallel to its principal axis, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो कलर के ऊपर कैसे डिपेंड होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे वैरी करता है? म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस R2। सो व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है। तो लेंस जिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। R1 और R2 क्या है? R1 R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको स्फेरिकल मिरर की केस में एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और लेंस के केस में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो R1 एक है और एक है 2, ठीक है। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देख सकते हो कि जो फोकल लेंथ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है जो वायोलेट कलर होता है, और अच्छा ये पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये एक पॉइंट पे आके मीट करने वाला है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, है कि नहीं। और ये होता है फोकल लेंथ। तो यही फोकल लेंथ की बात हो रही है, किस कलर की सबसे कम होगी? किस कलर की सबसे कम होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है? वायोलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका फोकल लेंथ सबसे कम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर आएगा दैट इज 2।
I think it is clear. So let us discuss the next question, question number 33. So the wide field of view can be attained using the following optical instrument. अच्छा, आपको पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का वाइड रेंज ऑफ व्यूइंग होता है कि नहीं? तो इसलिए इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। जो चॉइस होगा, चॉइस नंबर 3, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का वाइड रेंज ऑफ व्यूइंग होता है, इसीलिए जो व्हीकल्स होती है, गाड़ी होती है, तो गाड़ी के रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ व्यूइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करो। अच्छा, पहला जो प्रॉपर्टी उसने दिया है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो ये तो आपको पता है मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट का पोल होते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता ही है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपोजिट पोल रखता हूँ, नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट पोल अट्रैक्ट होंगे, ठीक है कि नहीं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होता ही है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। तो इफ यू सस्पेंड ए मैग्नेट बाय थ्रेड, अगर मैं एक मैग्नेट को एक थ्रेड में लटका दूं, ठीक है, और उसको डिस्टर्ब कर दूं, तो जब वो रेस्ट पे आएगा तो किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, ठीक है कि नहीं? इसका जो साउथ पोल है ये जियोग्राफिकल साउथ पोल को दिखाएगा, सॉरी साउथ को दिखाएगा, जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। और ये जो नॉर्थ पोल है ये किस डायरेक्शन में पॉइंट होगा? जियोग्राफिकल, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या बताता है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट का इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक आयरन नेल ले लिया, तो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आयरन नेल ले लिया, तो ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट नहीं है, ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर मैग्नेटिक मटेरियल को आप एक मैग्नेट के साथ रखते हो, मैग्नेट के कांटेक्ट रखते हो, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आती है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है? मैग्नेटिज्म इंड्यूस होती है, ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म यहाँ पे होती है। इसका क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है? अगर यहाँ पे आप एक छोटे छोटे पिन यहाँ पे चिपकाने की कोशिश करोगे, ये भी चिपक जाएंगे। इसका मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर तो मैग्नेटिक पावर नहीं है, फिर भी ये छोटे छोटे पिंस इसमें क्या? इज बिकॉज magnetism is induced in the iron nail due to the presence of magnet, ठीक है। मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका आंसर होगा 4 ऑल ऑफ द एबव। So let us discuss question number 35. Choose the wrong one अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में क्या गलत है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता होगा, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स आप वाइंड अप कर देते हो और इसको आप एक सेल के साथ जोड़ देते हो, तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसको आप सॉलिनॉइड भी बोल सकते हो। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट, करेक्ट है।
टेम्पररी मैग्नेट तो है, स्विच ऑन करूंगा मैग्नेट बन जाएगा, स्विच ऑफ करूंगा मैग्नेट चला जाएगा। इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे मैंने एक सेल ना लेके एक बैटरी ले लूँ, एक हाई टेंशन बैटरी ले लूँ, लाइक 80 वोल्ट का बैटरी ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ा दिया, तो करंट भी अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और जितना करंट बढ़ेगा उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, जितना मैं कम करंट पास करवाऊंगा उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा करंट पास कराऊंगा तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये भी तो है। तो चॉइस नंबर 3 क्या, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन करंट इन कॉइल। ठीक है, तो इसका जो पोलरिटी जो है, अब अच्छा आप किसी सॉलिनॉइड में जब करंट पास करते हो तो क्या होता है, उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा एंड साउथ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो, पोलरिटी को चेंज करते हो, तो ये जो पोल इंड्यूस हुआ था उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, उसका जो पोलरिटी भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का चॉइस 4 देखो, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप करंट को ज्यादा पास करवाओगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, पास करवाओगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो स्ट्रेंथ तो चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आएगा वो आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया है वो दिया है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो कॉइल है उसका जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। द करंट इन द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में जितना करंट बढ़ाओगे उसी हिसाब से मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ कॉइल मटेरियल, ये जो सोलिनॉइड जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो है, यहाँ पे चॉइस नंबर 4 आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 36 का चॉइस नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, charge of 0.01 coulomb, charge is given, that is 0.01 coulomb, is crossing a cross section within a time interval of 10 seconds, time interval is given, that is 10 seconds। ठीक है, the current strength in the ampere, फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज 0.01 कूलम, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो ये इसको अगर आप नीचे ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, 100 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/1000, सही है ना, 1/10⁻³ ऐसा लिख सकता हूँ। दिस विल बी 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। सो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 का जो चॉइस नंबर है दैट इज 3, चॉइस नंबर इज 3। क्वेश्चन नंबर 38 को आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38, a current of 2.25 ampere, current is given 2.25 ampere is passing conductor 2.25, area is 0.25 centimeter to the power -2। एरिया का यूनिट तो ऐसा हो नहीं सकता कभी, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, -2 कैसे होगा, एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। वैसे भी इस क्वेश्चन में हमें एरिया है, बस कंफ्यूज करना
दिया गया है, एरिया का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप देखोगे। द अमाउंट ऑफ चार्ज passes थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 12 सेकेंड। तो कितना चार्ज पास करेगा किसी क्रॉस सेक्शन में, ऐसा है, एक कंडक्टर दिया गया है और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो दे दिया गया है कितना, 2.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया दे दिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, Q फाइंड कर सकता हूँ, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो व्हाट इज आई, आई इज 2.25, टाइम कितना है 12। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.25 इंटू 12 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आएगा 27। 27 क्या है, 3 का स्क्वायर, आंसर, सॉरी 3 का क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, आंसर इज टू द पावर 3, चॉइस नंबर 4। Let us discuss question number 39. क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं हम। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ए सेल, सेल एक सेल है और ये इसका मेटल कैप है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको पता होगा, ईएमएफ जो है वो क्या है, it is the potential difference, it is the potential difference between the two terminals of the cell when cell is not connected in the external circuit। जब सेल एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तब अगर आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो वो मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से सिमिलर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। जब सेल एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं हुआ है तो तभी अगर आप दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, दैट विल बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका भी यूनिट रहेगा वोल्ट। ठीक है, तो दिया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यहाँ पे सेल का दे दिया है 24 वोल्ट, इट इज ऑफ माइनस 24 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट नेगेटिव प्लेट, ये कितना दे दिया है, -24 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में जब वो एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो इतना पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल आर्ट पॉजिटिव टर्मिनल, पोटेंशियल आर्ट पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल आर्ट नेगेटिव टर्मिनल। सही है, तो ये जो वैल्यू है वो कितना है, ईएमएफ का वैल्यू दे दिया है कितना है 24 वोल्ट।
24 volt is equal to potential at positive terminal. It is not given. Potential at positive terminal is not given. So you have to find this quantity. Minus potential at negative terminal कितना है -20 volt, -24 volt. ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो है पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस. तो 24 कैंसिल हो जाएगा. पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है कि नहीं. तो पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल इज जीरो. क्वेश्चन नंबर कौन सा, नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 का जो चॉइस है, चॉइस नंबर 1 दैट इज जीरो. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40, सर्किट दिया गया है, रेजिस्टेंस आर, सेल इज कनेक्टेड टू द सर्किट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया है, करंट इज फ्लोइंग आई. कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है कि नहीं. एन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम. तो देखो एप्सिलॉन बाय, एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हो, ई भी पढ़ सकते हो. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल है ये, ईएमएफ का सिंबल है. ठीक है, तो ईएमएफ इज ए टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता है. ठीक है कि नहीं. तो आपको ओम्स लॉ भी पता है, V इज इक्वल टू आई आर. सो आई इज इक्वल टू V बाय आर. ठीक है कि नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो चॉइस देखो, यहाँ एप्सिलॉन बाय आर, एप्सिलॉन बाय आर की बात कर रहा है. तो एप्सिलॉन क्या है, मैंने आपको बताया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो ये किसकी बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है. करंट मतलब चार्ज अपॉन यूनिट टाइम. ठीक है, और यूनिट टाइम 1 सेकेंड की बात करूंगा तो ये चार्ज अपन 1 सेकेंड, तो मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज की बात कर रहा है ये. ठीक है कि नहीं. तो चॉइस में भी देखो, चॉइस नंबर 1, E by R, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सही हो सकता था अगर ये कंडक्टर एक इलेक्ट्रो कंडक्टर होता जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है. लेकिन ये एक सॉलिड कंडक्टर है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है मोबाइल एटम. ठीक है, इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकते. ठीक है कि नहीं, जो मोशन में नहीं आ सकते. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर में आपको पता है एटम जो कि आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोवाइड करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो जो एटम है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है. सो दे आर इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. तो इमोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी जगह पे रह सकते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता, तो पहला जो चॉइस है वो एलिमिनेट हो जाता है. E बाय आर, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हो जाता है. चॉइस नंबर 2 देखो, E बाय आर, अमाउंट ऑफ चार्ज गोज इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन क्रॉस सेक्शन. सारे डायरेक्शन में तो चार्ज फ्लो करेगा, तो करंट हमें कैसे मिलेगा. करंट तभी मिलता है जब हमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज मिलता है. जब चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तभी करंट प्रोड्यूस होता है, नहीं तो नहीं होता. तो क्वेश्चन नंबर 40 का चॉइस नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया. चॉइस नंबर 3 आपको देखो, चॉइस नंबर 3 देखो, E बाय आर, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज गोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा सही लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, आपको पता है सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. ठीक है, और ये भी बोल कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट,
आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट डायरेक्शन को मानते हैं। ये कन्वेंशन है, ठीक है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 40 का चॉइस 3, चॉइस नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, नॉन ऑफ दी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक रियल फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए रियल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो चॉइस है, चॉइस नंबर 1 रियल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 42 एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी जाए एक केजी के सब्सटेंस को फील्ड से बाहर निकालने के लिए, एस्केप करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 42 लिख देता हूं पहले, आपको पता होगा जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू √2 gm/r, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं तो √2 gm, यहाँ पे एक r मल्टीप्लाई कर दिया और एक r डिवाइड चलेगा ऐसा, तो कितना हो जाएगा 2, और ये g r स्क्वायर क्या है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, r कैपिटल R तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, इसका मास m है और इसका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी में देखो, एस्केप वेलोसिटी में देखो, इस एक्सप्रेशन में देखो क्या दिया गया है आपको, 2 दिया गया है। 2 एक कांस्टेंट है, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है हर जगह पे g का वैल्यू सेम होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और m भी पता है आपको, 6.4 इंटू 10⁻⁻24, सॉरी 10⁻+24 kg। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, टू जी का वैल्यू पुट करो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। m का वैल्यू आप पुट करोगे शायद आपको नहीं दिख रहा है, ये मैं रब कर देता हूँ। So let us calculate escape velocity for अर्थ। अर्थ के लिए आप कैलकुलेट करो 2gm/r, ठीक है। ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो या इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला में तो कोई भी, ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6 इंटू 10⁻24 kg, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर अंडर रूट। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, √2 gr। तो g का वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, r का वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये
ये बन जाएगा आपका एस का वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आप देख सकते हो एस का वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो 1 kg का ऑब्जेक्ट दिया गया है, 2 या 2 या 5 kg 10 kg कोई भी मास दे देता, सबके लिए इसका 2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला था, ठीक है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43। So 100 watt electric bulb is used for 5 hours every day. So power is 100 watt, ठीक है। तो हमें कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो कैलकुलेट करना है एक हफ्ते में, ठीक है। तो चलो 100 वाट, ठीक है, हमें किलो वाट आवर में कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं किलो वाट में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1000 मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे कितना हो जाएगा, मिलेगा ये 0.1 किलो वाट, सही है। चलो टाइम, टाइम कितना है, टाइम मुझे मिल रहा है 5 आवर, ठीक है। तो 5 आवर एक दिन में यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 7 दिन मतलब एक हफ्ते के लिए हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया 35 आवर, ठीक है। तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 0.1 किलोवाट, टाइम कितना है 35 आवर्स, तो कितना मिल जाएगा ये 3.5 किलोवाट आवर। तो आंसर इज 0.5 किलोवाट आवर, चॉइस 2। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करते हैं फटाफट। 44, क्वेश्चन नंबर 44, Sora takes 10 seconds to carry a bag of mass 10 kg, ठीक है, टू ए हाइट 10 मीटर। ये हाइट जो है 10 मीटर, आप ऐसे समझ लो कि ये जो हाइट है ये 10 मीटर का है। सोरा एक लड़की है जो कि एक बैग को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख रही है, ठीक है। और बैग का मास भी दे दिया है 10 kg। कितना दे दिया है 10 kg। कि इतने टाइम में रख, यहाँ से उठा के यहाँ पे बैग को रख रहा, ठीक है। तो कितना पावर वो यूज कर रही है, ठीक है। चलो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। एच इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है, ठीक है। एम इज इक्वल टू 10 kg गिवन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस में जी का वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किसी किसी न्यूमेरिक को दे दिया जाता है एज्यूम द वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, तो इसलिए जी का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। टी तो हमें दे दिया है ना, कितने टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। तो कितना वर्क डन कर रही है पहले वो देखते हैं। अच्छा इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना mg। अगर ये इसको उठाना है, इस बैग को उठाना है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपको कितना फोर्स लगाना है mg फोर्स लगाना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 10 मीटर तक करना है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन,
ठीक है। तो फोर्स कितना लगाना है, mg लगाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, h करना है, मतलब h हाइट तक उठाना है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला पावर का क्या बन गया, mgh अपॉन टी। तो m का वैल्यू दे दिया है क्या, हाँ 10। g का वैल्यू दे दिया है 9.8, बिल्कुल। h का वैल्यू क्या है 10 मीटर। सारे एसआई यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। t क्या है 10 सेकेंड, सही है, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। 10 10 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 98 और पावर का यूनिट होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 44 चॉइस इज 1। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रॉकेट का जो वर्किंग है वो किस डिपेंड है, किस लॉ के ऊपर डिपेंड होके वो रॉकेट का प्रोपल्शन होता है, रॉकेट का मूवमेंट होता है। दैट इज थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 45 आंसर इज 3। 46 डिस्कस करते हैं। 46 बहुत इजी है आपके लिए भी। 2 balls मास 2 ग्राम एंड 100 ग्राम रेस्पेक्टिवली। एक बॉल है जिसका मास है 25 ग्राम और दूसरा बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम। बिल्कुल सही बात। दे आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन भी सेम स्ट्रेट लाइन, आफ्टर कोलिजन भी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन अगर सेम मिल जाए तो हमें क्या करना है, v का वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है कि नहीं, नेगेटिव ले। अगर एक डायरेक्शन इस तरफ होता, एक डायरेक्शन इस तरफ होता, तो मैं यहाँ पे लेता -15 मीटर पर सेकेंड, इसको ले लेता +25 मीटर पर सेकेंड। एक तो पॉजिटिव लेना पड़ता, दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा सिस्टम तो है नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आल्सो। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, कितना है 12 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम पहले कैलकुलेट कर लिया जाए। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ट्वेंटी फाइव इंटू 12 प्लस 6 इंटू 100। ये आपको समझ आ रहा होगा। इनिशियल मोमेंट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मास तो चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। अच्छा, बोल रहा है कोलिजन के बाद भी स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये 25 ग्राम तो था, ये था 100 ग्राम, ठीक है। तो इसका मास देखते हैं कितना है। तो फर्स्ट बॉल मूव्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मास, इसका जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका वेलोसिटी क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही मोमेंटम रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना होना है। फाइनल मोमेंटम आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ पे। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 25 इंटू 10 प्लस 100 इंटू V2, ठीक है। सो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल अगर कर दूंगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैंने कर दिया, क्या लिखूंगा मैं, 25 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 100 कितना हो गया 600 इज इक्वल टू, ये हो गया 250, ये हो गया 100 V2, ठीक है।
इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है डायरेक्ट बताता हूँ। क्या आएगा 300, ये 600 था, ये कितना है 250, 100 V2, तो ये कितना हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 250 प्लस 100 V2। ठीक है, तो 900 से 250 आप माइनस करो। ठीक है, कितना आएगा 650 आएगा ना, 650 इज इक्वल टू 100 V2। तो V2 यहाँ पे कैलकुलेट करो, 650 डिवाइडेड बाय 100, 650 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। 900 इज इक्वल टू 250 प्लस 100 V2, तो कितना हो गया 100 V2 इज इक्वल टू 9 माइनस कितना हो गया 650, तो V2 कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 100, 6.5। ठीक है, आंसर आएगा 6.5 मीटर पर सेकेंड। चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 47 यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। 47 चॉइस नंबर 3। 48, 48 क्या होगा, 48 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है, तो ईस्ट को जा रहा है 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन साउथ 3 मीटर, एंड देन ईस्ट 3 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। 3 मीटर, 3 मीटर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस आपको दिख रहा है 1 प्लस 3 प्लस 3, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हमें कैलकुलेट कर, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, इधर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है कि नहीं, तो ये जो है ये भी 3 मीटर का है, और ये जो है ये 1 मीटर का है। तो यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन, पाइथागोरस थ्योरम में इजीली डाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए सी मुझे कैलकुलेट करना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर, ए सी मुझे कैलकुलेट करना है, इसका अंडर रूट ले लेता हूँ। ए बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कितना है बी सी दैट इज 1 प्लस 3, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 25 का अंडर रूट 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर, डिस्टेंस कितना आ गया 7 मीटर। क्वांटिटी डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कौन सा क्वांटिटी डायरेक्शन को डिसाइड, तो स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो पहले से एलिमिनेट हो जाता है कि डायरेक्शन इसका है ही नहीं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है लेकिन वो मोशन के डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का होता है, जैसे कि सपोज आप एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, उस टाइम में वेलोसिटी होता है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन भी मतलब सही मायने में मोशन को
मोशन की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, उसमें से बेस्ट सुइटेबल आंसर जो आप देखोगे दैट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता है। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी मोशन की डायरेक्शन को डिफाइन तो करता है, लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को आप स्टडी करोगे तो वेलोसिटी जो है इट इज मोस्ट सुइटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेलोसिटी जो है वो सही मायने में मोशन डायरेक्शन को डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें से देख के आपको लग रहा होगा ये जो है वो हो रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम है। अच्छा, तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकंड। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे? हाफ बेस हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 20, तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन कैलकुलेट करेंगे। रिटार्डेशन आपको पता होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी कितना है 20, टाइम कितना है 5। यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है कि नहीं? सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं रिटार्डेशन लिखूंगा, रिटार्डेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन को करता है। ठीक है, रिटार्ड जब आप लिखते हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत है, रिटार्डेशन में आप पॉजिटिव में लिख सकते हो। हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे चॉइस जो है चॉइस नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें से कोई क्वेश्चन बचा नहीं है अभी।